वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून मैम। ऑल गुड? हेल्थ हेल्थ अच्छी है ना सबकी? यस मैम। ओके। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और लोग आने वाले हैं तो आ जाएं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फाइन, स्टार्ट करते हैं फिर। लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? हम रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने क्या डिस्कस किया था? हमने यह डिस्कस किया था कि जब भी कभी किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर वहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको भी उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये हम पहले भी क्लास 10 में पढ़ के आए थे, बट एडिशनली हमने क्या जाना कि अगर ऑक्सीजन मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो ऑक्सीजन मतलब अगर किसी एलिमेंट और कंपाउंड में किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं भी है, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका एडिशन है, तो वो भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ उस कंपाउंड का या उस एलिमेंट का। और अगर किसी एलिमेंट किसी कंपाउंड में से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे कि इसमें कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। और लास्ट क्लास को मैंने एक नोट पे एंड किया था जहां पर हम लोग देख रहे थे सोडियम और हाइड्रोजन की रिएक्शन। ठीक है, तो उसको को देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैम हाँ मैम पहले मैंने क्लासेस अटेंड नहीं करी है, तो मैंने आज से ही करी है, तो मैम आप बता दो। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, आपने बता दिया मुझे इसको। बेटा मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैम निधि। निधि, ओके ओके निधि, ठीक है, फाइन। देखो मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ चीजों को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बता दूं हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में एक वर्ड होता है रिड और एक होता है ऑक्स। रिड का मतलब होता है
रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जहां पे कोई एक रिएक्शन है जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन भी होगा साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये वर्ड्स का मतलब क्या होता है उनको अभी हम जानते हैं। तो ये जो रिडक्शन है किसी रिएक्शन में और ऑक्सीडेशन है, दे बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो इसी रिएक्शन को हमने बोला ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पर मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग मान लो बर्न करते हैं या मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो हमें पता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इट विल फॉर्म MgO। और ये MgO क्या है हमारा, ये MgO है ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। अगर रिएक्शन को बैलेंस करूं मैं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा आई गेट 2, और ये रिएक्शन होगी बैलेंस। तो अब इस रिएक्शन पर क्या हो रहा है, इस रिएक्शन पे ये जो मैग्नीशियम है इस मैग्नीशियम पे जाकर यहाँ पर देखो तो इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो गया है, एडिशन। तो आई कैन राइट ऑक्सीजन हैज बीन एडेड, ऑक्सीजन हैज बीन एडेड टू मैग्नीशियम। तो कभी भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। अभी आपको शायद यहाँ पर ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पे रिडक्शन कैसे हुआ, ठीक है। तो आपका ये जो कंपाउंड O2 है ना, इसी का रिडक्शन हुआ। कैसे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स थे, O2 मतलब यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन थे, और एक एटम अगर ऑक्सीजन का निकल गया तो यहाँ पर ये चीज क्या हो गई, दिस इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो कहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर वहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उन दोनों ही केस में उस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, तो दूसरा एग्जाम्पल देखो। एक मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, मीथेन लिया, और अगर मैं मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराती हूँ, मतलब मैं मीथेन गैस मतलब नेचुरल गैस का कम्बशन करा रही हूँ, तो यहाँ पर CH4 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है CO2, और यहाँ पर हो गया H2O, ठीक है। तो अगर रिएक्शन बैलेंस करो तो इट विल बी लाइक दिस। तो अभी ये रिएक्शन में ऑक्सीडाइज कौन सा सब्सटेंस हो रहा है, मतलब कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, मुझे इस बात को जानना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने सबसे पहले कार्बन को देखा, तो कार्बन के साथ यहाँ पर दिया हाइड्रोजन एटम CH4, तो ये मीथेन जो CH4 है ये किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ बट साथ ही साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। और जब भी कभी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ऑक्सीडेशन। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, बट साइमल्टेनियसली क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन का भी रिमूवल है इसलिए ये क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन में दोनों चीजें आती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का क्या हो, रिमूवल हो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और भी ऐसे हमने रिएक्शंस देखे जहां पर क्या हुआ, ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे वहां पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसे मान लो मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन कराती हूँ क्लोरीन के साथ, तो ये हमारा बनाता है MgF2, ठीक है, ये हमारा बना है MgF2। अब क्या हुआ कि इस वाले कंपाउंड को अगर आप देखो तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। कैसे, तो 2 टर्म्स होते हैं बेटा, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दूसरा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है, सॉरी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलो, इसको बोलो सॉरी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब मैम ये इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा और गेन कौन करेगा, हमें कैसे पता चलेगा, या किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर इसको समझो, मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, मान लो मेरे पास है सोडियम और मेरे पास है क्लोरीन, ठीक है। तो सोडियम में अगर आप वैलेंस शेल में देखो तो यहाँ पर
1 इलेक्ट्रॉन बचता है वैलेंस शेल में, और क्लोरीन में वैलेंस शेल में बचते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हर चीज चाहती है कि अपन को एक स्टेबल स्टेट, एक नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहती है। तो ये सोडियम जो है, अगर ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, कहेगा कि यार ये मेरा लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई अगर ले ले, ठीक है, ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है कोई ले ले, तो क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ से बन जाऊंगा Na+, और जैसे ही मैं Na+ बन जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि मेरी ऑक्टेट हो जाएगी, मतलब वैलेंस शेल से जस्ट पहले जो शेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मैं अपने एक स्टेबल स्टेट में आ जाऊंगा। तो वहीं क्लोरीन ने कहा कि भाई मेरी वैलेंस शेल में है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसने कहा कि भाई तू मुझे दे दे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो उसने बोला कि तुम्हें क्या फायदा है, तो उसने बोला कि मुझे ये फायदा है कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर मेरे 1 इलेक्ट्रॉन तुमसे ले लूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएंगे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब मेरी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और मेरे को भी मिल जाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसी तरह से कंपाउंड बना अपना NaCl। ये NaCl कंपाउंड जो होता है ये होता है आयोनिक। आयोनिक का मतलब होता है जहां पर क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड बना ये हमारा बना बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस कंपाउंड को बना, तो इसका मतलब ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या करना चाहता था, इलेक्ट्रॉन को देना चाहता था, और जब भी कभी कोई चीज देना चाहती है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो आपके जो भी मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ठीक है, तो वो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। अब क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन जो है वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो आई कैन से दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आई कैन से दूसरे वर्ड में भी कह सकती हूँ मैं कि ये जो हमारा सोडियम है दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, आप सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लो यार, आप लोग को बोला गया है ना कि कैमरा ऑन करके बैठना है क्लास में। प्लीज सब लोग जल्दी से अपने अपने कैमरा को ऑन कर लो बाय द टाइम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब सोडियम है, सोडियम ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो दिस इज मतलब यहाँ पे इसकी क्या है, ये एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड क्लोरीन इज मोर। सॉरी सॉरी मैं सुन नहीं पाई, वॉइस नहीं आ रही थी, क्रैक हो रही थी। अभी आ रही है मैम? अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है क्रैक। यार, अपना बाकी सबको भी ऐसा हो रहा है कि आपके शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, चेक करो। आर्यन, अमान, विशा, आप लोगों को आवाज आ रही है सही से? यस मैम। बेटा आप चेक करो, आपको शायद नेटवर्क इशू हो। मैम अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं ये इतना पार्ट खत्म। ओके ठीक है, सब लोग अपने अपने कैमरा ऑन कर लेना इतना पार्ट खत्म होते ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम है उसकी टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्लोरीन की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो क्लोरीन है इट इज सेड टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और सोडियम है इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो आई कैन से जो सोडियम है दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और हमारा क्लोरीन है दिस इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। निधि ये बात समझ में आई आपको? यस मैम। तो सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात ये हुई। ठीक है, तो अब मैंने इस वाली बात को यहाँ पर क्यों डिस्कस किया, उसका रीजन है क्योंकि हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कहते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के टर्म्स में। ठीक है, तो जो भी हमारा जब भी कभी यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसके साथ साथ हम एक और चीज इसमें ऐड करते हैं, और वो क्या चीज है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर आई कैन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इन चारों में से कुछ भी एक हो रहा होगा तो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑक्सीडेशन, और अगर इसका रिवर्स हो जाता है तो वही होता है हमारा रिडक्शन।
तो रिडक्शन में जाने से पहले एक दो रिएक्शंस और देख लो आप। यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है और फ्लोरीन को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो मैग्नीशियम क्या है, हमारा मेटल है, मतलब ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। और फ्लोरीन जो होता है ये ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो फ्लोरीन जो है ये है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब फ्लोरीन क्या चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और मैग्नीशियम लूज करना चाहता है, तो यहाँ पर बना MgF2 कंपाउंड। तो अब यहाँ पर आप देखो MgF2 में अगर मैग्नीशियम को मैं देखूं तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हुआ, MgF2 में। तो मैग्नीशियम के साथ एक फ्लोरीन एटम, दो फ्लोरीन एटम्स आके ऐड हुए, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुआ। और अगर आप फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन भी कहाँ कन्वर्ट हुआ, MgF2 में हुआ। अब फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन के साथ आके कौन ऐड हो गया, मैग्नीशियम ऐड हो गया। और मैग्नीशियम क्या है हमारा, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो कभी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो हमारा ये जो फ्लोरीन है, आई कैन से कि इस रिएक्शन में फ्लोरीन का क्या हो रहा है, फ्लोरीन का हुआ रिडक्शन और मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। निधि इतनी बात क्लियर है आपको, ऑक्सीडेशन समझ में आया? मैम जो आपने अभी जो सिखाया ना मैग्नीशियम और फ्लोरीन का, मैम उस टाइम हाँ। पता है नेट ही चला गया मेरा। अच्छा तो ठीक है, मैं कोई मेरे को बात नहीं नहीं। आया, मैंने फिर सुना नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और ऑक्सीडेशन का रिएक्ट का डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वो समझ में आया ना? निधि हाँ आप थोड़ी मैम देर वो आ गया। अनम्यूट करके रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, हाँ हाँ। मैग्नीशियम और फ्लोरीन का रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पर MgF2 बन रहा है। तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, MgF2 में। तो मतलब मैग्नीशियम के साथ कौन आके ऐड हो रहा है, फ्लोरीन ऐड हो रहा है। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाके मैग्नीशियम के साथ ऐड हुआ तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसी को मैं क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए मैग्नीशियम हो रहा है ऑक्सीडाइज, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। दूसरा, अगर आप फ्लोरीन को देखो तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन भी कहाँ पे कन्वर्ट हुआ, MgF2 में। मतलब फ्लोरीन के साथ जाके कौन ऐड हुआ, मैग्नीशियम ही ऐड हुआ। तो फ्लोरीन के साथ मैग्नीशियम ऐड हुआ और मैग्नीशियम कैसा है हमारा, मैग्नीशियम है हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या ये, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होता है रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अभी समझ में आया क्या? यस मैम। फाइन, पक्का? यस मैम। तो ये रिडॉक्स का, ये हमने जैसे ऑक्सीडेशन के लिए ऊपर लिखा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसी तरह से ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो जाएगा, रिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये जो चीज है, ये चीज है हमारी रिडक्शन के लिए, और इसका वाइस वर्सा है, दैट इज फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये हमने वो पार्ट है जो हमने लास्ट क्लास पे देखा था, और लास्ट क्लास पे जिस एग्जाम्पल पे हम स्टॉप हुए थे हम उसको देखते हैं, ठीक है। यस। तो लास्ट क्लास पे हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं सोडियम और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराती हूँ तो यहाँ पर बनता है सोडियम हाइड्राइड, और यहाँ पर इसको रिएक्ट बैलेंस करो तो ये रिएक्शन होगी इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन और यहाँ बना सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पूछा था कि यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है। आई गेस मैंने किससे पूछा था, आर्यन से पूछा था क्या, किससे पूछा था यहाँ क्वेश्चन मैंने? हाँ मैम, मेरे से पूछा था, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए आपने मुझे क्या बताया था लास्ट क्लास में, मतलब मुझे ऐसा याद है आपका आंसर करेक्ट था। हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन बताया था मैंने। हाइड्रोजन के लिए आपने रिडक्शन बताया था, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हाँ वो, और सोडियम जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी आप कहोगे मैम ये जो सोडियम है, सोडियम में तो हाइड्रोजन का, देखो योर आंसर इज
करेक्ट, आर्यन का आंसर एकदम करेक्ट है। यहाँ पर जो सोडियम है उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन। पर कोई कहेगा कि मैम आपने तो बताया था कि हाइड्रोजन का एडिशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बिल्कुल कहा था मैंने, पर लेकिन वहां पर क्या होता था, एक और भी बात मैंने कही थी, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोजन को अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, तो सोडियम और हाइड्रोजन को अगर आप कंपेयर करो तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने ज्यादा हमें कंपाउंड के साथ तो डिस्कस नहीं किया ये टॉपिक, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको समझाती हूँ कि कैसे समझना है कि किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं जज करूंगी कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर सोडियम को देखो तो मैंने बोला सोडियम किस में कन्वर्ट होना चाहता है, Na पॉजिटिव में। और हाइड्रोजन जनरली क्या होता है, जनरली हाइड्रोजन लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आप देखो हाइड्रोजन को अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बनेगा H-, मतलब हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, और अगर ये सोडियम एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, मतलब इसके पास वैलेंस शेल में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन होते ही इसके पास किस गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, हीलियम। हीलियम हमारी एक नोबल गैस है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर सोडियम और हाइड्रोजन में आप कंपेयर करो तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। Why it is more electronegative? Because it has more tendency to gain electrons since it will attain the configuration of noble gas helium। और सोडियम का क्या है, सोडियम तो लूज करना चाहता है क्योंकि इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे भी अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो इसलिए इसने अपना क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तो ये बना Na पॉजिटिव। तो अभी इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब आप मुझे आराम से समझ सकते हो इस क्वेश्चन में कि सोडियम के साथ क्या ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, और व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज एडेड टू सोडियम दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसलिए सोडियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर आके एक हाइड्रोजन हट गया, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे एक सोडियम मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आके ऐड हो गया, तो दिस इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, इस पे नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप लोग एक काम करो, जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कर लो कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और रीजन में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, ठीक है, ठीक है। ओके तो अब आप लोग ने जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखा, NaCl का देखा आपने, यहाँ पे NaH का देखा, इन दोनों एग्जाम्पल्स में ही क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक कंपाउंड से पूरे पूरे दूसरे में ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ठीक है, और दूसरा वो इलेक्ट्रॉन्स को ले ले रहा है, तो वन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड वन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बेसिस पे भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि अभी अभी हमने देखा NaCl के केस में या NaH के केस में, सोडियम हाइड्राइड के केस में, सोडियम क्लोराइड के केस में, यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहे हैं, मतलब वो आयनिक कंपाउंड हैं। तो आयनिक कंपाउंड के केस में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के बेसिस पे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे। मतलब जैसे हमने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होता है किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिजेक्शन होगा तो उसको भी हम लोग कुछ ना कुछ कह सकते हैं, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो किस केस में ऑक्सीडेशन है, किस केस में रिडक्शन है, उसको हम लोग समझेंगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले चीज से, ठीक है। ओके तो ये है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो आप लोग लिख लो नेक्स्ट हेडिंग, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है।
हेडिंग दे दो बस, बाकी समझो अब, ठीक है। redox reaction in terms of electron transfer. अब देखो यहाँ पर मैं पहले एक एग्जांपल ले लेती हूँ सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, फिर इसके बाद ले लेंगे सोडियम हाइड्राइड का और एक तो न्यू एग्जांपल्स भी ले लेंगे। सोडियम क्लोराइड को आपको पता है, इसको आप लोग लिख सकते हो एज Na+ और Cl-, ठीक है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो आप अगर लिखोगे कि ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ, तो यू कैन राइट द रिएक्शन एज NaCl2, इट इज फॉर्मिंग NaCl, ठीक है। NaCl2 इज फॉर्मिंग NaCl। तो यहाँ पर विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और सोडियम हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो सोडियम में क्या हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है एडिशन विच इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन में हमारा सोडियम जाके ऐड हो रहा है, और सोडियम क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन अगर क्लोरीन में हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है। तो एक चीज होगी ऑक्सीडाइज, एक चीज हो गई रिड्यूस, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब सोडियम हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NaCl में। एक मिनट, NaCl में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो Na के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से सोडियम से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोडियम कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में, और यहाँ पे ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरीन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ मेरी इस रिएक्शन में, और सोडियम से Na बना, तो यहाँ पर हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन डायरेक्टली मिल गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ से मिला मुझे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। यार वीडियो ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो आप लोग, मैं नहीं आऊंगी वहां किसी को पीटने, किसी को पूछने भी नहीं आऊंगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये जो चीज हमने पढ़ी, ठीक है, कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब इसी रिएक्शन को, ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करके लिखती हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोडियम के साथ क्या हुआ, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कैन आई से Na इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Na+ एंड इट इज रिलीजिंग वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकेंडली आई कैन राइट, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जो हो रहा है, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सॉरी, आई शुड राइट क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 2Cl-। आप बोलोगे कि मैम सोडियम ने 2 पर 1 ही दिया, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 2 NaCl है। इसका मतलब यहाँ पर 2 Na, यहाँ पर भी आएगा 2 Na और यहाँ पर भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 सोडियम के इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, अभी सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सोडियम के एटम्स थे हमारे पास, ठीक है। वी आर हैविंग 2 सोडियम एटम्स, और ये सोडियम एटम्स ने क्या किया, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को हटाया, तो यहाँ पर 2 सोडियम आयन बना और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज हुआ, और क्लोरीन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, गेन कर लिया। तो जैसे ही इसने गेन किया, तो यहाँ पे ये Cl2 जो थे, एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, और दोनों क्या बन गए, क्लोराइड में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शंस को लिख लो, इनको हम लोग बोलते हैं हाफ रिएक्शन। मतलब ये जो कंप्लीट रिएक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ रिएक्शन। एक ये हाफ रिएक्शन है, ये सेकेंड हाफ रिएक्शन है, ठीक है।
और अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को, जैसे मैथ में इक्वेशंस को ऐड करते हैं ना, तो उसी तरह से आप इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप ऐड करो तो आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे 2Na, नीचे वाली रिएक्शन में देखो क्या है, ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो दोनों साइड ही वही है, तो इसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं एंड वी कैन राइट इट एज 2Na प्लस Cl2, इट इज गोइंग टू गिव अस 2Na प्लस, और यहाँ पर क्या बन रहा है प्लस 2Cl माइनस 2Cl माइनस 2Cl माइनस। तो ये जो Na 2Na और 2Cl माइनस है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज 2NaCl। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2NaCl। समझ में आया इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे खेलना है, खेलना ही तो कहेंगे इसको। यस मैम। ओके, केवल जलज को समझ में आया तो सबको भी समझ लूं क्या मैं, मतलब कोई और रिप्लाई नहीं है, यस और नो दोनों का ही। अमान समझ में आया? हाँ। ठीक है ठीक है, तो ये रिएक्शन देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे रिएक्शन मेरे को आगे लिख नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लाइन्स में लिखा है। ठीक है, आप सिंगल लाइन में लिख लीजिएगा और इसको लिख लेना, दिस इज हाफ रिएक्शन, दिस इज अनदर हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सोडियम क्लोराइड के केस में। ठीक है, अब इसके बाद मैं दूसरा लिखती हूँ सोडियम हाइड्राइड के लिए। सोडियम हाइड्राइड के लिए अब आप लोग एक बार खुद ट्राई करिए कि इसकी हाफ रिएक्शन कैसी होंगी। तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स NaH। मैम हाँ एक बार वो पिछले वाला स्लाइड दिखा देना ना मैम। हाँ, ये लो। थैंक यू मैम। डन। अच्छा, तो यहाँ पर इस वाले रिएक्शन में देखो, यहाँ पर क्या है 2Na प्लस H2, इट इज फॉर्मिंग 2NaH। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखते हो, यू कैन राइट इट एज सोडियम हाइड्राइड मतलब Na पॉजिटिव एंड H माइनस। इसका हाफ रिएक्शन लिखो, इसका हाफ रिएक्शन लिखो। आपको पता है सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na पॉजिटिव में, तो इसका क्या हो रहा होगा, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है, नेगेटिव साइन है इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। तो ये वाले रिएक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तो इस रिएक्शन के टू हाफ रिएक्शन लिख लो, इसके कैसे होंगे, ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन। सोडियम क्या करेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। तो सोडियम का यहाँ पे कितने थे, 2Na था, तो मैंने एज इट इज यहाँ पर भी ले लिया 2Na। ठीक है, अब एक Na जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो यहाँ पर बनता है Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पर 2Na है तो आई राइट 2Na प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन ने किया इलेक्ट्रॉन का गेन, तो उसने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किए थे उन दोनों को इसने गेन किया, और यहाँ पर बना हमारा हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H माइनस। H माइनस को हम लोग कहते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्राइड बन रहा है तो H माइनस है। अच्छा, H माइनस बना, 2 इलेक्ट्रॉन से ले रहा है, मतलब यहाँ पे 2 H माइनस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे H2 था। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इन दोनों एडिशन को रिएक्शन, ये हो गए आपके दोनों टू हाफ रिएक्शन, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगी ये ऊपर वाली रिएक्शन। ठीक है, फाइन, आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पर सोडियम का क्या हुआ, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ठीक है, इसलिए ये वाली रिएक्शन क्या हो गई मेरी, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, तो इसलिए ये रिएक्शन होगी मेरी रिडक्शन। ठीक है, हो गया मैम। हो गया। एक और, अब एक और कंपाउंड के साथ लिखो, एक और कंपाउंड के साथ लिखो, Na2O। ठीक है, मतलब Na2O के लिए लिखना है अगर,
तो यहाँ पर सोडियम क्या है, मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज Na2 आई कैन राइट इट एज Na2O, ठीक है। इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि Na 2 है और यहाँ पर 2Na, इस तरह से लिखना है हमको। Na2O कंपाउंड है, Na2O। Na के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2 और सोडियम के ऊपर आएगा +1। इस चीज में किसी को कोई डाउट है कि ऑक्सीजन के ऊपर मैंने मतलब -2 क्यों लिखा? ऑक्सीजन जो बनता है वो हमारा ऑक्साइड फॉर्म में जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है। तो ऑक्साइड आयन जो है ये है आपका O, मतलब O में से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो ये बनता है हमारा ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। क्लोरीन को 1 चाहिए। उसी तरह से नाइट्रोजन को कितने चाहिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए। तो यहाँ पर ये बना हमारा ऑक्साइड। अब आप अगर इसकी रिएक्शन लिखोगे तो सोडियम की किसके साथ हो रही है, डेफिनेटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, एंड इट विल फॉर्म Na2O। तो जब आपका ये Na2O बनेगा तो इसको बैलेंस कर लो, 2Na + O2। अच्छा सॉरी 2Na नहीं, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे दिस विल बी 2 एंड सोडियम हो जाएंगे 4। तो ये है मेरी रिएक्शन। अब आप इसमें जानते हो, अभी से देखते ही आ रहे हैं हम इतनी देर से, सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सोडियम किसमें जा रहा है, सोडियम का +1 चार्ज है। अच्छा आप एक बात बताओ, सोडियम का +1 चार्ज है, ऑक्सीजन का -2, तो ये कंपाउंड क्या कहते हैं, मतलब न्यूट्रल है कि ये चार्ज है ओवरऑल? मतलब मैंने यहाँ पर लिखा कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, और मैंने लिखा ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड का जो है वो न्यूट्रल है। कैसे न्यूट्रल है, कोई कहेगा मैम +1 -2 दिस इज इक्वल टू -1। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिखा है सोडियम का चार्ज +1 है, मतलब एक सोडियम आयन अपना +1 में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है 2, मतलब इस तरह से हमारे पास कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, और प्लस ये वाला ऑक्सीजन का चार्ज -2, तो इट विल बी 0। मतलब ओवरऑल ये जो स्पीशी है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। इंडिविजुअल एलिमेंट पर तो चार्ज है, बट ओवरऑल चार्ज इस रिएक्शन, इस कंपाउंड का क्या है, 0 है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी हाफ रिएक्शंस लिखूंगी तो वो कैसे होगी, वैसे ही जैसे मैंने प्रीवियस स्टेप में किया, 4 सोडियम और 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बना रहे हैं Na2O, ठीक है। बैलेंस्ड है ना इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, तो सोडियम हमारा Na+ में कर रहा है, मतलब इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसकी हाफ रिएक्शन लिखोगे तो ट्राई करो, सोडियम के लिए क्या करोगे, सोडियम में यहाँ से लॉस करना है, मतलब यहाँ पे 4 सोडियम आयन किसमें कन्वर्ट होंगे, 4 Na+ आयंस में कन्वर्ट होंगे, और वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जरूरत भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की है, क्योंकि एक O एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 2 O एटम्स को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये O2 क्या करेगा, ये O2 इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो यहाँ पर आपको बनेंगे 2O माइनस, 2O माइनस प्लस, सॉरी हो गया, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्साइड आयंस बन जाएंगे, जिनका चार्ज क्या हो गया, -2, क्योंकि एक ऑक्सीजन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लिया तो -1, और 2 इलेक्ट्रॉन को लिया तो -2, तो -2 जैसे ही लिया तो इसकी ऑक्टेट हो गई फुलफिल, और ये हो गई मेरी इसकी हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से मैं इनकी हाफ रिएक्शंस को लिखूंगी, ठीक है। अब एक बात जो लास्ट इसमें बची हुई है वो ये है कि यहाँ पर आपने पता चला कि आपको पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कहते हो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो मतलब आपका सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, पर इसको ऑक्सीडाइज किसने किया, ये ऑक्सीडाइज किसकी वजह से हुआ, ये ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन की वजह से हुआ। तो जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी वजह से रिडक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब यहाँ पर सोडियम Na+ में कन्वर्ट हुआ, मतलब सोडियम को ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ किसकी वजह से, मैम दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हो गया वो हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर आप O2 को देखो तो O2 का क्या हुआ, O2 का हुआ रिडक्शन, और अगर O2 का हो रहा है रिडक्शन तो इसका मतलब क्या हुआ, O2 ने लिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो O2 का रिडक्शन हुआ किसकी वजह से है, सोडियम की वजह से। तो सोडियम हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीजन हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, उसके बाद लिख लो नीचे, इसके बाद इसी रिएक्शन में लिख लो, या फिर ऐसे लिखो, इन द अबव रिएक्शन, in the above reactions, in the above reactions, sodium is getting oxidized, sodium is getting oxidized, ब्रैकेट में लिख लो losing electrons, ब्रैकेट में लिखो it is losing electrons, ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखो whereas chlorine, hydrogen and oxygen, chlorine, hydrogen and oxygen, chlorine, hydrogen and oxygen are getting reduced, are getting reduced. Chlorine, hydrogen and oxygen are getting reduced. ब्रैकेट में मेंशन करो gaining electrons, gaining electrons, ठीक है, gaining electrons, full stop। तो इसमें आगे लिखो sodium is called as reducing agent, sodium is called as reducing agent, sodium is called as reducing agent as chlorine, hydrogen and oxygen, as chlorine, hydrogen and oxygen are getting reduced because of sodium, are getting reduced because of sodium. And next you can write chlorine, hydrogen and oxygen, whereas chlorine, hydrogen and oxygen are called as oxidizing agents, are called as oxidizing agents, as sodium is getting oxidized, as sodium is getting oxidized because of these elements, because of these compounds, as sodium is getting oxidized because of these compounds, ठीक है, सॉरी because of these elements लिखो, ठीक है, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, because of these elements, ठीक है, फाइन। तो अगर आपको कोई पूछे कि जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखो सोडियम ने क्या किया, यहाँ पर सोडियम ने यहाँ पर ऑक्सीजन को लूज किया, और जो मैंने आपको लिखाया उसमें से बताओ सोडियम का क्या लिखाया मैंने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, देखो ध्यान से देखो वहां पर, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो ये क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है बट दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और हाइड्रोजन को देखो इस रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, तो मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन हो गया मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है मेरे सोडियम को ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो पहले लिख लो फिर देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, reducing agent is donor of electrons, oxidizing agent is acceptor of electrons and reducing agent is donor of electrons। देखो सोडियम हमारा क्या है इन सारे एग्जांपल्स में रिड्यूसिंग एजेंट है, और देखो ये क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, लूज कर रहा है, तो इसलिए ये है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो
तो कभी भी जो रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऐसे ही रटने वाली इसमें कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। रटना कहीं पर भी नहीं है, हमें समझ के ही बोलना है कि वहीं पर अगर कोई चीज रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसने दूसरे को रिड्यूस किया है, दूसरी चीज उसकी वजह से रिड्यूस हुई है। ठीक है, कोई चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्यों है, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट या दूसरा कंपाउंड है वो पहले वाले की वजह से ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये था हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से हमने इसका जो पढ़ा, मतलब डेफिनेशन पढ़ी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक, उसको आप लोग लिख लो, उसकी हेडिंग लिखो, दिस इज कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। लिखो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। जो मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ, ये थ्योरी के बारे में आपको पता है, पर उसका जो अच्छा एक्सप्लेनेशन है वो आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बीकर लेती हूँ, यार मेरी ड्राइंग पे मत जाना, राइटिंग बोर्ड पे इस पे मेरे को ड्रॉ करते नहीं बनता देख। ठीक है, ये एक बीकर है, मैंने क्या किया, इस बीकर में ऐड किया, इस बीकर में मैंने डाला एक सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जो था वो ब्लू था कलर में, क्या था उसका कलर, ब्लू। ठीक है, या फिर इसको मैं मेंशन कर दूंगी। और इसका जो ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू कलर का है, और इस पे मैंने लिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या लिया इसको, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का कलर है हमारा ब्लू। ठीक है, अब इस सोल्यूशन में मैंने क्या दिया, क्या डालूं, जिंक डालूं कि आयरन डालूं, कुछ याद आया? चलो मैंने यहाँ पर जिंक ऐड कर दिया। ठीक है, नहीं याद आया तो अभी याद आएगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन का कलर होता है वो ब्लू होता है, और इस ब्लू सोल्यूशन में मैंने एक जिंक की एक रॉड डाल दी। ठीक है, जिंक रॉड इसमें डाल दी। थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, ये जो बीकर है इसमें क्या होता है, ये जो कलर है ये ब्लू से लाइट ब्लू हो जाता है। ठीक है, ब्लू से हो गया लाइट ब्लू। और ये जो जिंक स्ट्रिप इसमें पड़ी हुई है, ये जो जिंक स्ट्रिप इसमें पड़ी हुई है, अरे यार चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो जिंक इसमें पड़ी हुई है, इस जिंक स्ट्रिप पे क्या दिखा मुझे, यहाँ पर देखिए हल्के 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 यहाँ पर आ गए थे ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स। क्या है यहाँ पे, ब्राउन पार्टिकल्स आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये वाले जो सोल्यूशन है इसका कलर हो गया था फेड, मतलब लाइट ब्लू हो गया। जब ये रिएक्शन और आगे जाएगी तो ये लाइट ब्लू कलर है ये और फेड हो जाएगा, मतलब और भी लाइट हो जाएगा। और ये जो ब्राउन कलर है जो कि इस जिंक स्ट्रिप पे था ये और ज्यादा चढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर जिंक स्ट्रिप पे क्या होगा, मोर ब्राउन कलर, या फिर ये जो थोड़ा सा अमाउंट में है ये और बढ़ जाएगा ऊपर तक। ठीक है, तो ये मेरे ऑब्जर्वेशन हुए। ठीक है, मैं आपको अगर इसकी रिएक्शन लिखकर बताऊं तो आपको याद आएगा कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म करता है हमारा जिंक सल्फेट, और साथ साथ यहाँ पर बनता है कॉपर। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है यहाँ पर, ये रिएक्शन होती है प्रोसीड किसकी वजह से, एक मेटल एक्टिविटी सीरीज की वजह से। और उस मेटल एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, ये जो जिंक होता है ये हमारे कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है, वो जिंक जैसे ही कॉपर सोल्यूशन में डालता है, तो क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब ऐसे समझो ज्यादा पावरफुल है, अगर ये ज्यादा पावरफुल है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई कॉपर निकलो यहाँ से, मतलब इसकी दादागिरी चलेगी। तो इसने इस कॉपर को यहाँ से निकाला, तो यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट। और कॉपर क्योंकि भाई बेचारा निकल आया, क्योंकि लेस रिएक्टिव एलिमेंट था या फिर वीकर एलिमेंट था, तो यहाँ पर कॉपर आ गया अपना अलग से निकलकर, और सोल्यूशन में आ गया हमारा जिंक सल्फेट। मतलब ये जिंक का अलग से सॉलिड फॉर्म में था,
कॉपर सल्फेट हमारा एक्वस फॉर्म में था, तो जिंक सल्फेट हो गया मेरा एक्वस फॉर्म में और कॉपर आ गया मेरा सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होगी। इफ इन केस यू कैन memorize this, you can recall this reaction is known as displacement reaction। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक एलिमेंट आके दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से। यहाँ पे जिंक ने आके कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो ये रिएक्शन जो है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, ठीक है मैम, अगर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो रिडॉक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, बट लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से, या ये कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, उसको समझने के लिए इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, एक सोल्यूशन, एक बीकर में एक जिंक स्ट्रिप बना लो। ठीक है, और सोल्यूशन को लिख लो, दिस इज ब्लू इन कलर एंड दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और थोड़ी देर बाद इसमें इस तरह से दूसरा बीकर बना दो, और थोड़ी देर बाद दूसरा बीकर बना के यहाँ पर लिख लो डायरेक्टली ब्लू कलर फेड्स, यहाँ पे लिख लो ब्लू कलर फेड्स, ब्लू कलर फेड्स। और यहाँ पर ये कॉपर जो जिंक स्ट्रिप डाली है उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे से डिपोजिशन दिखा देना और उसका कलर लिख लेना ब्राउन। तो आपको पता है ये जो कॉपर होता है ना, ये कॉपर क्या होता है? ये कॉपर ही हमारा किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। तो ये जो कॉपर इस रिएक्शन में जो यहाँ पर फॉर्म हो गया लास्ट में, तो यही कॉपर क्या हो गया? जिंक की स्ट्रिप पे जाकर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये कलर ब्राउन दिखता है। और ये सोल्यूशन का कलर फेड क्यों हो गया? क्योंकि ये जो ZnSO4 है ये हमारा कलरलेस होता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी ये ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होता जाएगा और ये सोल्यूशन धीरे धीरे कलरलेस होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें बनाने के बाद यहाँ पे लिख लो ये रिएक्शन, फिर से लिख दूं क्या? रिएक्शन में क्लियरली लिख देती हूँ तो आप लिख लो इसको। यू कैन राइट कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ऑन रिएक्शन इट गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, तो आपको पता चला एक ऐसा होता है। ठीक है, ये रिएक्शन आप चाहो तो लिख लो इसको, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपसे एक रिवर्स क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है, रिवर्स क्वेश्चन ये है कि ये जो बीकर है, इस बीकर में है हमारे पास जिंक सल्फेट। क्या है? जिंक सल्फेट। और इस पे मैंने डाल दिया कोई कॉपर का स्ट्रिप, यहाँ पर मैंने डाला एक कॉपर का स्ट्रिप। ठीक है, और मैंने इस रिएक्शन को आगे जब प्रोसीड कराया तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराया तो यहाँ पे क्या होगा? कोई मुझे बताएगा क्या? मैम कोई चेंज नहीं होगा। कोई रिएक्शन नहीं होगा। रीजन? मैम Zn ज्यादा रिएक्टिव है CO से, सीरीज के हिसाब से। हाँ राइट। तो ये जो जिंक है, अभी मैंने बोला दिस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक मतलब ज्यादा पावरफुल है, तभी जिंक ने क्या किया? कॉपर को सोल्यूशन से डिस्प्लेस किया। तो ये रिएक्शन बनी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर पूछने का मतलब ये था कि अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं वो हमारे स्टेबल है कि नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया एक जिंक सल्फेट का सोल्यूशन, यहाँ पर मैंने ऐड किया एक कॉपर रॉड को। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है आगे ये कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो कॉपर रॉड है ना ये ऐसे ही पड़ी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो सोल्यूशन है ये भी ऐसा पड़ा रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो जिंक के इलेक्ट्रॉन्स थे, they are more active in losing electrons, in losing electrons। तो जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जिंक जो है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लूज करेगा कंपेयर टू कॉपर। अब आप ऐसा कैसे कह रहे हो मैम? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पर जब मैंने कॉपर रॉड को इस सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट किया, इस कॉपर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में इसको डाल के रखा, तो अगर कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता या कर पाता, कर सकता, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वापस से यहाँ पे क्या मिल जाता? आपका सोल्यूशन का कलर ब्लू मिल जाता। किसकी वजह से मिलता? कॉपर सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से मिलता। पर ऐसा तो हुआ नहीं,
इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो एक डायरेक्शन में ही होगी, और क्योंकि जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है हमारे कॉपर से, क्योंकि जिंक हमारा जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शन है वो इस तरह से फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये रिएक्शन समझ में आई कि ये जो हमें प्रोडक्ट मिले दे आर स्टेबल, मतलब ये रिएक्शन वापस पीछे की तरफ नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से एक और रिएक्शन देखो, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाली चीज को अभी आपको समझाती हूँ। 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ देना, ठीक है, 3-4 लाइन का स्पेस छोड़ देना, मैं इसके इलेक्ट्रॉन वाली चीज को समझाऊंगी अभी आपको। इसी तरह से अगर हम लोग ले लें सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिया मैंने, सिल्वर नाइट्रेट, और इस पे मैं ऐड करूं कॉपर को। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, जब सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं ना हम लोग, आपको पता है कि मेटल्स जो होते हैं कुछ फ्री फॉर्म में होते हैं, कुछ किसी कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, तो सिल्वर अगर AgNO3 के फॉर्म में मिलता है तो आप लोग इसको कॉपर के साथ डिस्प्लेस करके यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बना सकते हो, और आपको यहाँ पर सिल्वर मिल जाता है अलग से। ठीक है, यहाँ पर कॉपर सॉलिड है, सिल्वर एक्वस सोल्यूशन में है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये जो बीकर था, इस बीकर पर मैंने डाला एक कॉपर की रॉड को। ठीक है, यहाँ पर डाला मैंने कॉपर के रॉड को, कॉपर का रॉड है मतलब यहाँ पर क्या है, इसका ब्राउन कलर होगा, और ये सोल्यूशन जो है ये किसका है, AgNO3 का। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद जब मैंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर देखा मैंने ये जो सोल्यूशन है, पहले इसका कलर कुछ नहीं था, ठीक है, कलरलेस था, या फिर यहाँ पर फेडेड टाइप का कलर था। तो ये जो कलरलेस सोल्यूशन होता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर के सोल्यूशन में, और ये ब्लू कलर जो बना यही क्या होता है, यही होता है हमारा कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट का कलर भी ब्लू होता है, एक्चुअली Cu+2 आयंस जो होते हैं इन्हीं का कलर ब्लू होता है, इसी की वजह से ब्लू कलर मिलता है आपको कॉपर सल्फेट का, कॉपर नाइट्रेट का। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक चीज तो मिली, ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू कलर का हो गया, बट साथ साथ ये जो कॉपर था, कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन। तो ये जो कॉपर रॉड थी, देखा इसका जो ब्राउन कलर इस पे था, उसकी जगह हट हट के यहाँ पर क्या लग गया, यहाँ पर एक ग्रे कलर आ गया। क्या कलर आ गया, ग्रे कलर, और वो ग्रे कलर किसकी वजह से था, सिल्वर की वजह से था। किसकी वजह से था, सिल्वर की वजह से। तो ये भी हमारी क्या हुई, दूसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। अब आप लोग इसमें देखो, उल्टा करना चाहो, मतलब उल्टा मतलब अगर आप चाहो कि कॉपर नाइट्रेट जो है, जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है, वो अब इस सिल्वर के साथ रिएक्ट करके क्या ये रिएक्शन वापस से करेगा, मतलब वापस इस डायरेक्शन में आएगा, तो आंसर है नो। ठीक है, जब हमने एक्सपेरिमेंट इस तरह का करके देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये जो सिल्वर है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर हमारा रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में ही फेवरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन जो मैंने लिखी है, नेक्स्ट रिएक्शन इसको लिख लो, AgNO3 प्लस कॉपर को, और यहाँ पर लिख लो दिस इज ब्लू इन कलर। ठीक है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक वो देखते हैं। लिख लिया, यस मैम। ठीक है, अब ये वाले का हाफ रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाला ये जो रिएक्शन है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कंपटीशन देख रहे हैं इनके बीच में ना। देखो अब यहाँ पर देखो, कॉपर को मैं लिखूं तो इन फॉर्म ऑफ आयन अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, Cu+2। ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ जिंक, मतलब अगर मैं यहाँ पे सल्फेट को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सल्फेट तो है ही ना सोल्यूशन में, तो मैं इस रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सल्फेट को लिखना चाहते हो इसमें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन अराइज नहीं हो, तो इसको हम लोग आयनिक फॉर्म में इस तरह से लिख रहे हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, इसका हाफ रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पर Cu+ देखो जाके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, लूज किया होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ Cu+2 इलेक्ट्रॉन, इट गेट्स कन्वर्टेड टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं,
क्योंकि जब ये +2 चार्ज है, आप एक इलेक्ट्रॉन को गेन करोगे तो ये Cu प्लस में कन्वर्ट होगा। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन गेन करोगे तभी यहाँ पर ये Cu प्लस में Cu मतलब न्यूट्रल फॉर्म में आ पाएगा। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया Cu में। अब आप जिंक को देखो, तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो ये बचा Zn+2 और यहाँ पर बने आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इसके हाफ रिएक्शन। ठीक है, और हाँ, कोई कहे कि नहीं मैम आप एक बार सल्फेट के फॉर्म में लिखो, तो सल्फेट के फॉर्म में भी अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देती हूँ। यहाँ पर हो गया मेरा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, सॉरी कॉपर सल्फेट को कन्वर्ट करना है ना, हाफ रिएक्शन लिखना है। तो कॉपर सल्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सल्फेट हमारा कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये सोल्यूशन से, तो ये होगा हमारा कन्वर्ट Cu और SO4, इसको कैसे लिखेंगे, Cu+2 और SO4 -2। तो यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ये बनेगा हमारा कॉपर। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर होंगे सल्फेट आयंस अपने सोल्यूशन में, और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर होगा जिंक, इसमें कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में ही कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पर इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को बूस्ट किया। अब आप जब ये फर्स्ट और दोनों रिएक्शंस को, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा CuSO4 प्लस जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स Cu प्लस Zn+2 प्लस SO4 -2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से मैं हटा देती हूँ। ठीक है, जितना दिया उतना ही लिया, और ये देखो ये जिंक कॉपर प्लस जिंक प्लस सल्फेट बनाकर क्या बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये हो गई मेरी सल्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने दूसरे रिएक्शन का भी लिख लेना, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का। अच्छा, इन दोनों रिएक्शंस के से मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, कैन आई मेक दिस कंक्लूजन, ड्रॉ दिस कंक्लूजन दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, होता है। तो ये आपको मिला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी, मतलब कंपटीशन अगर इनके बीच में है तो जिंक सबसे पहले लूज करेगा, फिर कॉपर करेगा और फिर सिल्वर करेगा। और क्या हम इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बोलूँ तो जिंक हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। ठीक है, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। अब एक और केस देखो, यहाँ पर रिएक्शन है हमारी इसके बीच की, कोबाल्ट की और निकल के बीच की। ठीक है, कोबाल्ट की और निकल के बीच में, तो हमने इसमें क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट को ले रहे हैं और निकल नाइट्रेट को ले रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कोबाल्ट का होता है फॉर्मूला CO, और निकल नाइट्रेट मतलब NiNO3। निकल नाइट्रेट, तो यहाँ पर जब आप इसको रिएक्शन को देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोबाल्ट नाइट्रेट और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पर निकल। ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट मिलेगा और आपको मिलेगा निकल। ठीक है, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ Na, इसको एक बार पहले समझना। ठीक है, लिखना नहीं, ये हो गई CO+2 और यहाँ पर हो गया निकल। तो जब ये वाली रिएक्शन कराई गई, और देखा कि ये रिएक्शन और इसकी रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में हमें CO+2, जब हमने मान लो ये रिएक्शन कराई तो हमें कोबाल्ट के आयंस कितने मिले और वहां पर निकल कितना मिला। तो हमने देखा कि कोबाल्ट के भी आयंस थे, वहां पे निकल भी था प्रेजेंट, और साथ ही साथ वहां पर ये Na+2 के भी आयंस थे। मतलब ये जो एक्वस सोल्यूशन था, ये एक्वस सोल्यूशन में ही आयंस मिलते हैं ना हमें, और ये तो सॉलिड फॉर्म में है। तो ये जो एक्वस सोल्यूशन में हमको ये जो आयंस मिले, तो हमने देखा कि ये जो एक्वस सोल्यूशन में आयंस थे, वहां पे CO+2 कोबाल्ट के भी आयंस थे और वहां पे निकल के भी आयंस थे। तो इन दोनों की चीजों की ठीक है क्या थे, आयंस थे। तो इसका मतलब ये रिएक्शन जो कोबाल्ट और नाइट्रेट के बीच में थी, निकल नाइट्रेट के बीच में, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई, तभी तो यहाँ पे CO+2 रह गया। अगर ये कंप्लीट हो जाती तो यहाँ पे CO+2 रहता क्या, नहीं रहता, ये पूरा गायब हो जाता। सॉरी, यहाँ पर क्या निकल+2 रहता, निकल+2 बिल्कुल नहीं रहता, यहाँ पर पूरा क्या बन जाता है, निकल बन जाता और यहाँ पे CO+2 बन जाता। ठीक है,
बट लेकिन जब हमने उस एक्वस सोल्यूशन को देखा तो वहां पर निकल के भी वहां पर क्या थे, आयंस थे, और वहां पे कोबाल्ट के भी आयंस थे। तो इन दोनों के आयंस वहां पर प्रेजेंट थे। इसका मतलब यहाँ पर लगभग मतलब दोनों की टेंडेंसी जो है वो लगभग बराबर ही है, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो थी वो लगभग आप आज में एक चैप्टर पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शंस में हम लोग बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये आगे कितना ज्यादा फेवरेबल है और ये रिएक्शन पीछे की तरफ कितना फेवरेबल है। अगर बराबर है तो वो चीज क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम में कहलाती है, ठीक है। लिख लो इसको, इसको लिख लो। इसके बाद इस रिएक्शन के नीचे लिख लो, इस रिएक्शन के नीचे लिख लो both Ni+2 was nitrate and cobalt ions, both Ni+2 and Co+2, मतलब both nitrate and cobalt ions are found in solution, both nitrate and cobalt ions are found in solution in moderate concentration, moderate concentration का मतलब ये है कि कोई भी ज्यादा नहीं था, दोनों का लगभग बराबर अमाउंट था, इन मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब neither the reactant nor the product, this means that neither the reactant nor the product are greatly favored, neither the reactant nor the product are greatly favored। इसका मतलब क्या है, they are not greatly favored, मतलब कि यहाँ पर ये रिएक्शन आगे की तरफ भी ज्यादा नहीं जाएगी, पीछे की तरफ भी नहीं जाएगी, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। वहां पर आपको कोबाल्ट के भी आयंस मिलेंगे, निकल के भी आयंस मिलेंगे, कुछ कोबाल्ट सॉलिड फॉर्म में होगा, कुछ निकल अपना सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यही है हमारी क्या है, अपनी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी है, ठीक है। अब देखो, आपने ये जो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी पढ़ी, तो यहाँ पर जनरली हमारे पास क्या था, कहीं मेटल और नॉन मेटल था, जैसे NaO2 में, NaH2 में, NaCl2 में। तो जहां पर भी मेटल और नॉन मेटल होता है वहां पर बॉन्ड कैसा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। पर लेकिन अब आप सोचो, या फिर यहाँ पर भी देखो, तो यहाँ पर भी हमने इन्हीं की बात की, क्योंकि ये सब भी क्या है, मेटल और एक पॉलीएटॉमिक एनायन, ठीक है। पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब क्या हो गया, जैसे नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन के भी 3 एटम है, तो अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये बन जाएगा हमारा पॉलीएटॉमिक एनायन, ठीक है, -1 चार्ज होता है नाइट्रेट के ऊपर। तो यहाँ पर ये सारे आयनिक कंपाउंड्स थे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोवलेंट कंपाउंड्स में आपको बताना है, कोवलेंट कंपाउंड्स में आपको बताना है इसी तरह से रिडॉक्स रिएक्शंस को, ठीक है। और रिडॉक्स का क्लासिफिकेशन हमने, मतलब डेफिनेशन डिफाइन हमने किस बेसिस पे किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे भी किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस में जब हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स को बताना चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, ठीक है। H2O में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे अगर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं रहा है तो हम लोग वहां पर बात कैसे करें कि वहां पर यहाँ पे इस तरह से, मतलब अगर मान लो H2 है, अगर H2 में से जो H2 बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वहां पे एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड शेयर किया। अब ये जो हाइड्रोजन एटम H2 बना, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बना, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना। अब मान लो ये किसी रिएक्शन इस तरह से हुई, कोई कंपाउंड ऐसे फॉर्म हुआ जहाँ पे H2 बन गया आपका, ठीक है, या फिर H2 का ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो वहां पर अगर वो कंपाउंड हमारा कोवलेंट कंपाउंड है तो कोवलेंट कंपाउंड में तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। वहां पर क्या होता है, वहां पर केवल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, अब इसमें मतलब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी को या रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग समझने के लिए एक नई चीज लाते हैं, एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिख लो
लिखो अब नेक्स्ट चीज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में लिख लो, पहले ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है उसको लिख लो, या फिर पहले समझ लो चीजों को फिर लिखते हैं, ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखते हैं। देखो मेरा कहना है, मान लो मैंने एक रिएक्शन लिया जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर एक कंपाउंड फॉर्म हुआ H2O, ठीक है। आपको पता है ये जो कंपाउंड है ये इतना इजीली नहीं फॉर्म हो सकता, H2 और O2 को मिलाया और बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको रिएक्शन देखो तो H2 प्लस O2, तो यहाँ पर मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो H2 में भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन में भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अब मेरा जो कंसर्न था वो यही था कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, अगर आप इनमें बात करना चाहोगे रिडॉक्स की तो कैसे करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर की बात तो समझ नहीं आएगी। तो इसको समझने के लिए देखो, हमने इसको समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर लाएंगे, पर उससे पहले कुछ चीजों को समझो। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में मैंने बात किया था बॉन्ड है कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड होता है ये किस तरह का है, दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब कहते हैं, जब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो शेयर हो रहा है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अगर उनकी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेम होती है दोनों एटम्स की जिनके बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड बना है, तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऑक्सीजन के बीच में शेयर हो रहे हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम और ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ये सेम इलेक्ट्रॉन सेम एटम्स हैं, सेम एलिमेंट है, तो ये भी कहते हैं दे आर ऑल्सो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पर अगर अब आप यहाँ पर बात करो H2O की, यहाँ पर अगर आप बात करना चाहो H2O की तो HOH। अब H और O में दोनों ही हमारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में होता है कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ये इलेक्ट्रॉन को देता है, वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है। तो O और H में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा है वो क्या है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, देने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की थी, बट जो नहीं थी उनके लिए मैं ये समझा रही हूँ फिर से, कि ये जो हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीजन है, तो इनके बीच में ये जो ऑक्सीजन, ये जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इनके बीच में शेयर हो रहा है, वो किसकी तरफ ज्यादा रहेगा, वो हमारा ज्यादातर किसकी तरफ रहेगा, वो हमारा रहेगा ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की, ठीक है, और हाइड्रोजन की टेंडेंसी है देने की। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे शेयर हो रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, पर वो क्या होंगे, दे विल बी मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन पर एक पार्शियल चार्ज आता है, ये ऑक्सीजन पे जो पार्शियल चार्ज आता है ये नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन पे जो आता है वो होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से आप दूसरी तरफ देखो तो दूसरी तरफ भी क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ओवरऑल इसमें हम लोग देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर क्या है, कुछ पोलैरिटी आ गई। तो इस तरह के कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अभी क्यों रिपीट किया उसका भी एक रीजन है, रीजन ये है, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो कहना है से दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और यहाँ पर अभी कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये नॉन पोलर है। इसी तरह से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी अपना न्यूट्रल स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली शेयर्ड है,
और अगर ये इक्वली शेयर्ड है दोनों एटम्स में, तो यहाँ पर कोई भी क्या बोलेंगे उसको, धक्का मुक्की नहीं होगी, ये दोनों एक दूसरे से लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है, कि मतलब भाई नहीं मैं लूंगा, नहीं भाई मैं लूंगा, टग ऑफ वॉर की तरह। तो यहाँ पर इक्वली शेयर्ड है, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल स्टेट में है, मतलब ये दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर है इन शॉर्ट। तो अगर ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये भी अपना न्यूट्रल स्टेट में है और ये ऑक्सीजन भी अपना न्यूट्रल स्टेट में है। पर अगर आप H2O में H की बात करो और ऑक्सीजन की बात करो, तो कहना है ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव स्टेट में है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा क्या है, नेगेटिव स्टेट में है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा प्लस स्टेट में होगा +1, और ऑक्सीजन किस में होगा -2। क्यों -2, मतलब देखो यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये हम बात कर चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन ने पूरा एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और हाइड्रोजन ने पूरा एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल चार्ज जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। पर हम लोग यहाँ पर एक अजम्पशन ले रहे हैं, इस थ्योरी को समझने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने एक अजम्पशन लिया कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि ये जो पार्शियल चार्ज है ये कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिया मैंने, प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर होगा -2। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एक नेगेटिव इसकी वजह से आया और एक नेगेटिव इसकी वजह से आया, तो ये -2, और हाइड्रोजन के आपके ऊपर आएगा पॉजिटिव यहाँ पर और पॉजिटिव यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई क्या सबको? Yes, ma'am. क्या ना बोल रहे यार, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ या ना की बात है बस, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद इसमें हम लोग समझते हैं आगे। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर। अब आप अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखो, कौन सा चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा चीज रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने किए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन ने किया गेन। तो ये क्या हो गया, दिस इज नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हो गया रिडक्शन और यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। वो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो गया हमारे रिडक्शन, ठीक है। ये बात तो आप ऐसा भी बता सकते थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखकर ही कि मैम यहाँ पे ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, पर इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम लोग अभी इसको कैसे बताएंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग लिख लो, नेक्स्ट आप लोग लिख लो, एक हेडिंग ले लो, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो और उसके बाद ये एक एग्जाम्पल लिख लो। ये एक एग्जाम्पल लिख लो। इसी तरह से अगर मैं एक और मॉलिक्यूल ले लेती हूँ H2 + Cl2, तो इसका क्या बनता है, दे विल फॉर्म 2HCl। आपको पता है H2 में क्या है, H2 हमारा, H2 जो है वो हमारा कैसा कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट या नॉन पोलर कोवेलेंट? नॉन पोलर कोवेलेंट। नॉन पोलर। और नॉन पोलर है मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब इसका चार्ज 0 है। उसी तरह से क्लोरीन का चार्ज भी 0 होगा। पर ये जो HCl है, HCl में क्या होगा, HCl में क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो मान लो यहाँ पर आया पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो, थोड़ी देर के लिए हम अपने एजम्पशन को मानते हैं कि यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे -1, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज। और क्लोरीन क्या हो गया हमारा, रिड्यूस। क्लोरीन हो गया हमारा रिड्यूस, ठीक है। इसको भी लिख लो। लिख लिया ये दोनों? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, एक मिनट सॉरी। लिख लिया मैम। यहाँ पर एक पॉइंट लिखो,
the concept of electron transfer, the concept of electron transfer can easily explain the redox reaction, in case of ionic substances, ठीक है. But in case of covalent compounds, explanation of redox changes, cannot be, but in case of covalent compounds, explanation of redox changes cannot be easily explained in terms of electron transfer. To understand this, full stop, to understand this, we make use of oxidation number या फिर concept of oxidation number. ठीक है. ऑक्सीडेशन नंबर एक बार लिख लो, क्या होता है देखो. it is the charge which an atom of the element has in its ion, or appears to have when present in combined state, with other atoms, ठीक है. अभी जैसे हमने जो पीछे जो रिएक्शंस शेयर की, मतलब डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, उनके बारे में अगर हम बात करें तो वहां पर क्या हो रहा था, वहां पे ये जो रिएक्शन थी, वहां पे H2O वाली रिएक्शन देखो, तो H2 के ऊपर हमने चार्ज दिया है 0, ठीक है. और वहां पे H2O पे देखो हमने चार्ज दिया है हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -2. मतलब कि जो हाइड्रोजन है H2 के केस में, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसी चीज का कैसे देना है, एक तो आप बता सकते हो कि मैम चार्ज के बेसिस पे, पर कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई कंपाउंड दे देगा, ठीक है, आपको कोई कंपाउंड दे देगा और वो बोलेगा आपसे कि यहाँ पर, यार मेरा कैमरा तो ऑन है, मैं दिख रही हूँ क्या आप लोगों को? नहीं मैम, मेरे को नहीं दिख रहा. ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए ना, तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास कुछ ये जो कंपाउंड्स हो रहे हैं, जैसे H2O की बात करूँ तो H2 और O2, तो यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर मैं बोलूंगी तो जो आपने H2 के ऊपर जो चार्ज लिखा ना 0, वही H2 का ऑक्सीडेशन नंबर है 0. O2 के ऊपर आपने जो चार्ज लिखा 0, वो आपके ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0. और जब आप इसको H2O बनाते हो तो यहाँ पर H2O में आपने H पर लिखा +1 और ऑक्सीजन पे लिखा -2, ठीक है. तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ पर H+ का जो अपना मतलब अगर H2O को अगर हम लोग ब्रेक करें तो हम लोग कहते हैं ये किससे ब्रेक होता है हमारा. यार एक मिनट, मैंने H2O में आपके ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज लिखवाया? -2. अपना हाइड्रोजन जो होता है वहां पे H+ और OH- की बात होगी, ठीक है. रुको, उसको मैं करेक्ट कराती हूँ, पर मेरी बात समझो. यहाँ पे तो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, अगर वो हमारे नेचर में जो हमारे जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जो गैसेस जिस तरह से प्रेजेंट है या जो कंपाउंड नेचर में जिस तरह से प्रेजेंट है, उसका जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर, वो हमारा होता है वही जो मतलब न्यूट्रल रहता है, इट रिमेन 0.
जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस अपनी H2 के फॉर्म में मिलती है, H2 के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन गैस हमें O2 के फॉर्म पर मिलती है, ठीक है। तो इनका जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इस पे कंपाउंड की बात करते हो, यहाँ पे चार्ज की बात करते हो, तो यहाँ पे जब चार्ज की बात की तो यहाँ पे H+ अलग हो जाता है, तो H+ पे प्लस चार्ज आया, तो H+ की जो H2 में जो स्टेट आई वो आपकी क्या हो गई, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। हमने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया H2 + Cl2 इट फॉर्म्स HCl, ठीक है। तो HCl में हाइड्रोजन पर चार्ज क्या है, +1, क्लोरीन पर चार्ज है -1, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर क्लोराइड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है और हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर वो +1 है। जनरली हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही रहता है कुछ केसेस को छोड़ के, ठीक है। जैसे आप NaH2 की बात करो, आपने NaH2 देखा था, सोडियम हाइड्राइड, वहाँ पे सोडियम हाइड्राइड में आप मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है तो वो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो वहां पर सोडियम पर चार्ज क्या है, +1 और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या है, -1। और ऑक्सीडेशन नंबर हम आयनिक कंपाउंड्स में भी बता सकते हैं। तो वहां पे NaH2 में जो सोडियम है उसका जो चार्ज +1 है वो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, और वहां पर हाइड्रोजन का चार्ज -1 आपके हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और केवल आप कुछ रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी, मतलब ये तो अपने छोटे से कंपाउंड से कोई बड़ा कंपाउंड ले दे दिया मैंने आपको, तो वहां पर जैसे मान लो H2SO4 दिया, तो आपको पता है कि मैम ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब मैम ये H+ और SO4 -2 आयन पे टूटेगा। तो SO4 -2 में अगर मैं अब आपसे पूछूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, हम वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारे जो काम होते हैं ये सब हम कुछ रूल्स की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और वो सेट ऑफ रूल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी तो नहीं हो पाएगा इस क्लास में आपका। तो जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एक फ्रेश स्टार्ट देखेंगे, मतलब जब हम लोग आपको रेगुलर क्लासेस में इसको डील करेंगे तो हम लोग वहां पर इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी तरफ से वॉलंटरी टॉपिक कोई जो आप पढ़ना चाहते हैं, वरना मैं अपने मन से जो आपको बताना चाहूँ वो। अच्छा, ये जो ट्रेंड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे मैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करती हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करती हूँ, इनके बारे में जानना है क्या? मतलब जस्ट आई एम गिविंग यू वन, मतलब क्या बोलेंगे ऑप्शन, जल्दी से बताओ। अमान क्या पढ़ना चाहते हो नेक्स्ट क्लास में? मैम आप कुछ भी पढ़ा दो चलेगा कि मैम कुछ भी मत पढ़ाओ? अमान आपका इनपुट क्या है, जल्दी से बताओ। अरे यार कैमरा ऑन कर लो, क्लास के पहले तो बोल रही हूँ, आखिरी तक भी नहीं ऑन कर रहे हो आप लोग। चलो आर्यन आप बताओ क्या करना है नेक्स्ट क्लास में, अपने मन से कोई नया टॉपिक ले लूं? यस मैम। हाँ ठीक है ठीक है। गर्ल्स, विशा, निधि, विनिशा, आप लोग क्या कहते हो? मैम कोई भी। कोई भी? निधि का इनपुट आया, कोई भी? यस मैम, कोई भी। कोई भी चलेगा। आज का टॉपिक समझ में आया, आगे रिडॉक्स रिएक्शंस का, ठीक है। यस मैम। तो जो आप लोग पढ़ते आए हो अभी हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा है इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसा होता है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, यस और नो? क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग यूज करते हैं या डीसी करंट का हम लोग यूज करते हैं, और वहां पर हम लोग उसकी हेल्प से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को H2 और O2 में हम लोग उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये किस तरह की रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो पढ़ते हैं उसमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक टाइप है, पर रिडॉक्स रिएक्शन का भी ये एक सब टाइप हो गया कि नहीं हो गया? देखो यहाँ पे H2 और O2 के साथ आपने H2O बनाया, तो वहां पे आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वहां पर भी डिफाइन किया, यस और नो? किया है ना? यस मैम। यस मैम। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये भी आपके एक तरह के रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है। और आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वहां पर देखा, वो भी क्या है, हमारा एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स भी होते हैं, तो ये सारे आपके जो पढ़ चुके हो, ये सारे रिएक्शन, इनफैक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हमें उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सब टाइप्स हो जाते हैं रिडॉक्स के।
तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमको क्या पढ़ना है वो टॉपिक मैं देखती हूँ। वैसे मैं सोच रही हूँ आप लोग को जो ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं जो आप क्लासिफाई करते हो उनके ये जो ट्रेंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूँ, शायद आपको वो अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द डे, एंजॉय। थैंक यू मैम, मैम। बाय मैम। बाय। बाय।